Hi everyone, I'm Barrister Hamna Zain and today we are going to study and discuss Illegal Dispossession Act 2005. अब ये एक्ट कब इस्तेमाल होती है? ये तब होती है जब आपकी ज़मीन के ऊपर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा करे। अगर आपकी ज़मीन के ऊपर कब्जा होता है तो लॉ में जो हमारे लॉ जो ये एक्ट है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में आपके पास क्या क्या रेमेडीज दी गई हैं। अच्छा, सबसे पहले इट्स अ वेरी वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर एक्ट। इट्स अ वेरी स्मॉल एक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ 9 सेक्शंस। इसमें सबसे जो सेक्शन 1 है वो बात करता है कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान एंड इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 2, क्योंकि सेक्शन 2 आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। हमेशा डेफिनेशंस को आप स्किप ना करें, डू गो थ्रू द डेफिनेशंस एज वेल। एंड लेट मी टेल यू कि दिस इज नॉट ओनली फॉर लॉ स्टूडेंट्स, लाइक आई ऑलवेज से कि जो लोग नॉन लॉयर्स भी हैं, नॉन लॉ स्टूडेंट्स भी हैं, जो कि लीगल फ्रेटर्निटी से कोई ताल्लुक नहीं रखते, उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि आपको अपने राइट्स पता हों। अच्छा, इसके अंदर अगर तो फॉर एग्जांपल जहाँ जहाँ कोर्ट की बात आ रही है सेक्शन 2 में डेफिनेशंस में, वहाँ दैट मीन्स कोर्ट ऑफ सेशन। आपका कोर्ट ऑफ सेशन ही होगा, उससे कम नहीं आपका सेशन कोर्ट ऑफ सेशन चलेगा। उसके बाद जहाँ कोर्ट मीन्स कोर्ट जहाँ बात होती है, कोर्ट मीन्स किस क्रिमिनल प्रोसीजर, आपका जो क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर प्रोसीजरल लॉज दिए हुए हैं वो सारे इसके ऊपर अप्लाई होंगे। उसके बाद ऑक्यूपायर। अब ऑक्यूपायर कौन है? ऑक्यूपायर इस एक्ट में वो बंदा है जो कि द पर्सन हु इज इन लॉफुल पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑक्यूपायर का इंग्लिश में जो लिटरल मीनिंग है वही इसके अंदर लिटरल मीनिंग है कि जो लॉफुली अपनी प्रॉपर्टी में के पोजेशन में है। ठीक है, लॉफुली प्रॉपर्टी है, ये घर है, ये फॉर एग्जांपल मेरा है, तो मैं इसकी ऑक्यूपायर हूँ, मैं लॉफुल पोजेशन में हूँ, लॉफुल पोजेशन में मैं इसकी घर पे। अच्छा, इसमें ओनर और ऑक्यूपायर में डिफरेंस होता है। ओनर वो होता है जो कि एक्चुअली ओन करता है, जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी होती है। ऑक्यूपायर वो होता है फॉर एग्जांपल है कोई किराएदार है, उसमें बैठा हुआ है लीगली, तो वो आपका ऑक्यूपायर होगा। ऑक्यूपायर है पर्सन हु इज इन लॉफुल पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। ठीक है, वो किराए के तौर पे या किसी और तरीके से वो उस प्रॉपर्टी पे है, ठीक है, मौजूद है। और ओनर वो है जो एक्चुअल ओनर है, चाहे वो नॉट नेसेसरली कि वो ओनर उस प्रॉपर्टी में हो, रह रहा हो। ठीक है, वो प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर ऑन पेपर होगा। और प्रॉपर्टी जहां वर्ड यूज होता है, प्रॉपर्टी इस एक्ट में क्योंकि बार बार रिपीटेडली ऑब्वियसली यूज हो रहा है, प्रॉपर्टी मींस ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो आपकी प्रॉपर्टी जो होगी दैट विल ओनली बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये दिस इज इट, ये सिर्फ इसमें ये कोई 5 डेफिनेशंस है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 3 पे। जो सेक्शन 3 आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि क्रक्स है इस पूरी एक्ट का, वो बात करता है कि नो वन शेल एंटर अपॉन एनी प्रॉपर्टी टू, सबसे पहले आपका डिस्पोजेस, कोई भी बंदा आपकी प्रॉपर्टी पे, ठीक है, नहीं आएगा, नहीं अपॉन, नो वन शेल एंटर अपॉन, सो नहीं आना चाहिए जिसका मकसद हो कि वो डिस्पोजेस करना उस प्रॉपर्टी को, उसको कंट्रोल करना, उसको ग्रैब करना, उसको ऑक्यूपाई करना। ये 4 चीजों में से कोई भी उसका अगर मकसद है, और विदाउट हैविंग एनी लॉफुल अथॉरिटी टू डू सो विद द इंटेंशन। अब सबसे पहले ये कि अगर कोई भी बंदा इलीगली आपकी प्रॉपर्टी, अब हम सब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, सेक्शन 3 जो इस एक्ट का है, दैट टॉक्स अबाउट, इट इज एक्चुअली द क्रक्स ऑफ दिस एक्ट, जो कि बात करता है कि प्रिवेंशन ऑफ इलीगल डिस्पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी की। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली नो वन शैल एंटर अपॉन इनटू योर प्रॉपर्टी, ठीक है, अपॉन एनी प्रॉपर्टी, सॉरी एनी प्रॉपर्टी टू डिस्पोजेस, ग्रैब, कंट्रोल और ऑक्यूपाई। अगर ये 4 चीजें हैं, ये चारों चीजों के मकसद से कोई आने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो एक इलीगल पोजेसर बन जाएगा। ठीक है, उसमें उसकी इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। सो अगर मैं रीड करूं सेक्शन 3 सेक्शन 1, इट सेज दैट नो वन शैल एंटर इनटू और अपॉन एनी प्रॉपर्टी टू डिस्पोजेस, कंट्रोल, ग्रैब और ऑक्यूपाई without having any lawful authority to do so with the intention to dispossess, grab, control or occupy the property from owners or occupiers from the property। ठीक है, ओनर से, अगर वो ओनर से करना चाह रहा है ग्रैब, कंट्रोल, ऑक्यूपाई या डिस्पोजेस, या वो ऑक्यूपायर से करना चाह रहा है। अभी मैंने आपको ओनर कहा था, ओनर वो है जो एक्चुअल ओनर होता है प्रॉपर्टी का, ऑक्यूपायर वो होता है जो लीगली पोजेसर होता है प्रॉपर्टी का। उसमें आपका फॉर एग्जाम्पल किराएदार आ जाता है। अगर तो ये करेगा तो फिर वो सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में फॉल करेंगे।
तो फिर इसका मतलब ये है कि दैट मीन्स दैट यू आर इनटू यू आर एन इलीगल पोजेसर ऑफ द प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके अंदर एक सेक्शन एक केस लॉ है, मंजूर अली भट्टी वर्सेस फरजाना बेगम। मंजूर अली भट्टी वर्सेस फरजाना बेगम, इसकी पूरी साइटेशन मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन इसके असेंशियल्स, दो असेंशियल्स हैं। वो बात करता है अंडर दिस केस लॉ, ठीक है, इसके इस सेक्शन 3 के दो मोस्ट एसेंशियल्स हैं। वो सबसे पहले है कि एक्ट ऑफ डिस्पोजेसिंग, ग्रैब और कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नंबर 2 इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जहाँ इंटेंशन नहीं होगी वहां इसका मकसद है कि उसने इलीगली उसको पोजेस करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं थी टू ग्रैब, कंट्रोल, डिस्पोजेस और ऑक्यूपाई। सो इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक्ट ऑफ डिस्पोजेसिंग, ग्रैब, कंट्रोल और ऑक्यूपाई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसमें अगर तो ये इसकी कैटेगरी में सेक्शन 3 सेक्शन 1 में फॉल करता है तो उसकी पनिशमेंट होगी 10 ईयर्स, 10 साल उस बंदे की। बेसिकली किसी ने कब्जा करने की अगर आपकी जमीन पर कोशिश की, 10 साल उसके ऊपर उसकी पनिशमेंट है। और उसमें जो है आपका अच्छा, इट में एक्सटेंड टू, सो अप टू 10 ईयर्स। अगर मैं कहूँ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स मीन्स अप टू 10 ईयर्स एंड फाइन। सो और नहीं है एंड फाइन है। अप टू 10 साल, एक दिन भी हो सकती है, 2 दिन भी हो सकती है, 5 साल भी हो सकती है। सो अप टू 10 ईयर्स एंड फाइन दोनों लगेंगी। अच्छा, इसके अलावा एक और आपके इसमें पनिशमेंट होगी, वो सेक्शन 544 सीआरपीसी। सेक्शन 544 सीआरपीसी का जो बेसिकली प्रोविजन है वो भी पनिशमेंट पे अप्लाई होगा, और वो ये होगा कि सेक्शन 544 बात करता है, सॉरी 544 ए टॉक्स अबाउट इंजरी, जो कि मतलब मर्डर के ऊपर एप्लीकेबल आपकी होती है, मर्डर पे, हर्ट पे होती है, ठीक है। मर्डर और हर्ट के ऊपर 544 ए होता है आपका एप्लीकेबल। लेकिन इसमें आपकी क्योंकि मर्डर हर्ट नहीं हो सकता, व्हाई, बिकॉज इट्स ओनली एप्लीकेबल, दिस एक्ट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपकी जमीन आती है, जमीन में मर्डर हर्ट तो आप नहीं कर सकते, तो आपके ऊपर लगेगा इंजरी। सो ये भी कॉम्पनसेशन मौजूद है। एक कॉम्पनसेशन 10 साल सेंटेंस, अप टू 10 years फाइन, एंड सेक्शन 544A विल बी एप्लीकेबल व्हिच इज फॉर क्या कहते हैं, इंजरी। उसके अंदर आपका मेंटल एंग्विश हो गया, आपका इसमें डिस्ट्रक्शन और लॉस टू प्रॉपर्टी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इस में जो बेसिकली केस लॉस काफी डिस्प्यूटेड, देर आर लॉट ऑफ डिस्प्यूटेड केस लॉज जो कि बात करते हैं कि ये इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट जो है ये, क्योंकि कंट्रोवर्शियल भी बीच में इसमें बड़े केस लॉज हुए थे, इसमें बात ये हुई थी कि इट इज ओनली एप्लीकेबल टू कब्जा माफियाज, कब्जा माफिया के ऊपर ही एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अच्छा, अगर हम कब्जा माफिया की डेफिनेशन पे आ जाते हैं तो वो फिर वो लोग होते हैं जो जिनके ऊपर ऑलरेडी FIR दर्ज हुई हुई होती है, तो उन्होंने एक जुर्म किया होता है। कब्जा माफिया वो लैंड के ऊपर आप उन्होंने डिस्पोजेशन की हुई होती है इलीगली, और वो ऑलरेडी उनके अगेंस्ट एक FIR दर्ज होती है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरली, बिकॉज जब हम इसको रीड करते हैं तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये निकल सकती है, कोई भी इलीगल डिस्पोजेसर जो कि आपके ऑक्यूपायर ओनर को जो है कोशिश कर रहा है कि उसको अलग करने की, कि उसको उसकी प्रॉपर्टी से पे आने की, इलीगली तो ऑक्यूपायर या ओनर की प्रॉपर्टी में आने की कोशिश कर रहा है, वो जरूरी नहीं लैंड माफिया में तो फिर सिर्फ और सिर्फ आपका वो आ जाते हैं जिनके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं ऑलरेडी इस ऑफेंस में, क्राइम में, और उनकी एक्टिविटीज होती हैं इस तरह की सिमिलर एक्टिविटीज होती हैं जिसमें उनकी ऑलरेडी FIR दर्ज हुई भी होती है। अब आप देखिए कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 8 और सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसके अंदर भी इलीगल डिस्पोजिशन की रेमेडी दी गई है। इसका मतलब ये है कि आप सेक्शन 8 और सेक्शन 9 भी यूज कर सकते हैं फॉर रेमेडी। सो अगर किसी का इलीगल कब्जा हुआ हो, पोजेशन हुई हो, तो वो सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यूज कर सकता है। लेकिन अब सेक्शन 3 of this illegal dispossession act and section 8 and section 9 of specific relief act, इन दोनों में फर्क क्या है? देखें,
ये आपको पता होना चाहिए कि यू हैव अ रेमेडी अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विच इज अ सिविल रेमेडी। सो सबसे पहला डिफरेंस हो गया कि सेक्शन 8 और सेक्शन 9 की जो रेमेडी है वो एक सिविल रेमेडी है, और जो सेक्शन 3 की रेमेडी है ऑफ इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट इज अ क्रिमिनल रेमेडी, जो कि क्विक रिलीफ प्रोवाइड करती है और एडिक्वेट रेमेडी है और एक क्विक रिलीफ देती है, ताकि जो जो इमीडिएटली जो कंट्रोल है लैंड माफिया या किसी इलीगल डिस्पोजेशन, किसी ने पोजेस किया आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको जल्दी से कंट्रोल करने। पहला डिफरेंस हो गया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और का और इसका सेक्शन 3 का और सेक्शन 8 एंड 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का is specific relief act is a civil remedy and section 3 of illegal disposition act is a criminal remedy. Number second difference, जो सबसे important difference है वो ये है कि section 3 is a remedy which is only applicable to a lawful possessor. So ये lawful possessor का मतलब जैसे हमने पढ़ा कि जी लॉफुली अगर आप ओनर हो या ऑक्यूपायर हो, ओनर जैसे आप ओन करते हो प्रॉपर्टी का, ऑक्यूपायर हो अगर आप उधर रह रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर लॉफुल पोजेसर हो तो आप सेक्शन 3 यूज कर सकते हो। बट हाउएवर सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो रेमेडी अगर आपने यूज करनी है, सो यू कैन बी अ पोजेसर, इट डज नॉट मैटर इफ यू आर अ लीगल और इलीगल डिस्पोजेसर, राइटफुल पोजेसर है आई रॉन्गफुल पोजेसर हो, डजंट मैटर, आप पोजेसर होने चाहिए। सो any possessor can use section 8 and section 9। so ये इसका सेकंड डिफरेंस था। अब हम आ जाते हैं कि रेमेडी तो आपको दे दी गई, ठीक है। अब सेक्शन 4 जो है इसका, इसी एक्ट का, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का, डील्स विद हु विल टेक द कॉग्निसेंस ऑफ द ऑफेंस। ये ऑफेंस जैसे हमने सबसे पहले डेफिनेशंस में क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था कि ये ऑफेंस जो है, सॉरी ये जो कोर्ट आता है वर्ड, वो सेशन कोर्ट होता है। सेशन कोर्ट विल टेक कॉग्निसेंस ऑफ दिस ऑफेंस। सेशन कोर्ट लेगा कॉग्निसेंस, कैसे लेगा कॉग्निसेंस सेशन कोर्ट, वो लेगा थ्रू कंप्लेंट फॉर्म। थ्रू कंप्लेंट फॉर्म क्यों लेगा, जो क्रिमिनल प्रोसीजर में आपको दिया गया है प्रोसीजर, क्यों, बिकॉज इट्स अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो दिस grabbing, occupying, dispossessing and controlling the land is a non-cognizable offense. That's why session court will take cognizance through a complaint form. So ये complaint form के through होगा, और इसमें एक केस लॉ है PLD 2006 कराची 222, जिसमें ये कहा गया है कि कोर्ट इज नॉट बाउंड टू रिकॉर्ड एविडेंस अंडर कंप्लेंट अंडर इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। सो इसमें एविडेंस रिकॉर्ड करना इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी टू रिकॉर्ड एविडेंस। अब ये हो गया सेक्शन 4। सो आपने कॉग्निसेंस सेशन कोर्ट ने ली, थ्रू कंप्लेंट फॉर्म ली, और थ्रू जिसके अंदर क्या कहते हैं, बिकॉज इट्स अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड एविडेंस इज नॉट मैंडेटरी। नाउ सेक्शन 5 आ जाता है आगे, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या होगा। अब देखिए इसमें इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर आप कहेंगे तो क्रिमिनल प्रोसीजर में दिया गया है, लेकिन यू मस्ट नो कि सेशन कोर्ट इसको आगे प्रोसीड करेगा। जैसे हमने कहा कि उनके पास इख्तियार है, ओनली सेशन कोर्ट कैन टेक, सेशन जज कैन टेक कॉग्निसेंस। सो सेशन कोर्ट लेगा इसमें कॉग्निसेंस, ठीक है। एग्जामिनेशन इसमें मैंडेटरी नहीं है, एविडेंस भी मैंडेटरी नहीं है। इसके जो सेशन जज है आपका, वो दो तरीके से लेगा इसमें। क्या दो तरीके होंगे, वो एक तरीका होगा सबसे पहले कि वो कहेगा कि पुलिस को, नंबर 1 वे इज टेल पुलिस टू इन्वेस्टिगेट विद इन 15 डेज। सो एक तो पुलिस को वो बताएगा कि आप इसको जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करें और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट ला के दें मुझे। दूसरा तरीका है कि वो, पहला था इन्वेस्टिगेट, पहला है इन्वेस्टिगेट, दूसरा है इंक्वायरी। वो कहेगा जी इंक्वायर करें, मैजिस्ट्रेट को कहेगा या इंक्वायर करें इस मैटर पे। अच्छा, अब जो तरीका है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नंबर 1 टेल पुलिस टू इन्वेस्टिगेट, सेशन जज कहेगा पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और वो कहेगा इंक्वायर टू द मैजिस्ट्रेट रेवेन्यू ऑफिसर। इसमें 15 दिन के अंदर अंदर वो कहेगा कि इनको, इन दोनों को, या पुलिस होगी, इंक्वायरी ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट होगा, कि रिपोर्ट ला के दें। 15 डेज में रिपोर्ट विल बी कॉल्ड विद इन 15 डेज। प्रोसीडिंग्स होंगी आपकी डे टू डे, रोज प्रोसीडिंग्स होंगी, इसमें कोई एडजर्नमेंट नहीं होती। मैक्सिमम अगर एडजर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी तो 7 डेज से ज़्यादा एडजर्नमेंट नहीं मिलती। और ये टोटल जो ट्रायल है 60 डेज के अंदर कंक्लूड हो जाएगा, जिसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल ये 60 डेज में कंक्लूड नहीं होता, देन हाई कोर्ट को रीजन इन्फॉर्म करेंगे सेशन जज कि व्हाई इट वाज नॉट कंक्लूडेड विद इन 60 डेज, 60 डेज।
एंड सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर कंप्लेंट फॉल्स होगी सो आप जो जिसने कंप्लेंट की कंप्लेनेंट के ऊपर 5 लाख रुपए जुर्माना। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 इसका कहता है पावर टू अटैच प्रॉपर्टी। अब पावर टू अटैच प्रॉपर्टी जो है वो कब होती है, कोर्ट कब जो है वो ऑर्डर देगा कि प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए। वो तब अटैच कर दिया जाए जब इफ नो पर्सन कैन बी कॉल्ड एज लॉफुल, अगर लॉफुल पोजेसर जो है प्रॉपर्टी का नहीं मिल रहा कोई इस तरह का, तो फिर जो है प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर आ जाएगा, विच वो कब तक चलेगा, अंटिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द केस। सो जब तक केस का फाइनल डिसीजन नहीं होता प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। ये था सेक्शन 6। नाउ सेक्शन 7 talks about eviction and recovery as interim relief. Now eviction and recovery of interim relief, this section is actually very important and very important section of this whole act other than section 3 of course, जिसमें ये बात करता है कि अगर कोई कंप्लेनेंट कल को आके कहता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी का एक टेम्परेरी इंटरिम रिलीफ दे दें और इसको जो है ये मुझे पोजेशन में दे दें। So give the property. Section 7 is the most important section of this whole act, of course, other than section 3. Section 3 and section 7 both are very important. Section 7 बात करता है eviction and recovery एज इंटरिम रिलीफ। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि कल को कोई कंप्लेनेंट आके कहता है कि जी ये प्रॉपर्टी मेरी है, मुझे इसकी टेम्परेरी रिलीफ पोजेशन मिल जाए और मुझे प्लीज़ ये कोर्ट दे दे क्योंकि मैं जो हूँ उसका लॉफुल पोजेसर हूँ। सो वो इंटरिम रिलीफ के तौर पे कोर्ट उस कंप्लेनेंट को ये प्रॉपर्टी दे देता है जिस इज टेम्परेरी। लेकिन उसमें होता ये है कि उसमें शर्त ये है कि कंडीशन है कि प्राइमा फेशिया पोजेसर को शो करना है कि उसकी पोजेशन में ये इमूवेबल प्रॉपर्टी थी। सो इसीलिए जो है उसको फिर वो कोर्ट उसको कहेगा कि ठीक है आप ले लो उसको रिस्टोर कर लो। और इसके अंदर ये केस है साजिद जावेद वर्सेस एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद का, जिसके इस केस लॉ में कहा गया था कि ये रेमेडी इज ओनली अवेलेबल, सेक्शन 7 की रेमेडी इज ओनली अवेलेबल ड्यूरिंग ट्रायल। ड्यूरिंग ट्रायल ही रेमेडी हो सकती है, ट्रायल के से पहले बाद में नहीं हो सकती, ड्यूरिंग ट्रायल हो सकती है। और जब हम ड्यूरिंग ट्रायल की बात करते हैं तो ड्यूरिंग ट्रायल क्या होता है, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज ड्यूरिंग ट्रायल, शुरू कब होता है। ट्रायल आपका स्टार्ट हो गया, ट्रायल फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से शुरू हुआ, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुआ आपका, डॉक्यूमेंट्स दिया अक्यूज्ड को, 7 दिन वेट किया, इसमें आपका ट्रायल मुकदमा जो है वो फाइल हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपने इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन दी थी। ट्रायल शुरू हुआ, फ्रेमिंग चार्ज से अक्यूज को डॉक्यूमेंट्स गए, 7 दिन का टाइम दिया गया, मुकदमा फाइल हुआ, उसके बाद इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन दे दी। उसमें कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप पोजेशन इसको दे दो, इस बंदे को कंप्लेनेंट को जिसने प्राइमा फेशिया कंडीशन पे शो किया कि ये उसका पोजेसर है। और अगर तो पोजेशन नहीं मिलती, अगर तो वो पोजेशन जो बन जिसके पास ये पोजेशन जो इलीगली जिसने पोजेशन ली हुई है प्रॉपर्टी की वो पोजेशन नहीं देता, तो क्या होगा कि फिर जो है पुलिस को, कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो पुलिस को कहे कि इसको रीजनेबल फोर्स, सो पुलिस को इन्वॉल्व हो सकती है थ्रू रीजनेबल फोर्स टू गिव द प्रॉपर्टी बैक टू द कंप्लेनेंट जो कि कह रहा है कि मैं पोजेसर हूँ। सो ये जो रेमेडी है, सेक्शन 8 अब बात करता है कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू ओनर। एक दफ़ा जब जो है कोर्ट ने अपॉन कंक्लूजन, सो ऑन द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट ने एक्चुअली फाइंड आउट दैट प्रॉपर्टी जो थी वो इलीगली डिस्पोजेस हुई थी और वो वापस जो है पोजेसर को या फिर जो ऑक्यूपायर या ओनर ऑक्यूपायर को मिली जाए, वापस दे दी जाए, तो कोर्ट उसको ऑर्डर करेगा कि वापस जो है प्रॉपर्टी रिस्टोर की जाए। उसमें ऑर्डर का प्रोसीजर यही होगा, हमने कहा था पुलिस को यूज़ कर सकते हैं, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि अपना रीजनेबल फोर्स यूज़ किया जाए। और अगर तो फॉर एग्जांपल आफ्टर ऑल यू फाउंड आउट दैट ये कोई फॉल्स कंप्लेंट थी तो फिर उसमें 5 लाख जुर्माना है, जैसे हमने सेक्शन 5 में पढ़ा था।
अच्छा, इसमें सारी की सारी वही प्रोविजंस अप्लाई की जाएंगी सेक्शन 9 कहता है जो सीआरपीसी की प्रोविजंस हैं, जैसे कि हमने क्रिमिनल प्रोसीजर में पढ़ा है, ट्रायल स्टार्ट हो गया आपका, पुलिस फोर्स हो गई, रीजनेबल, ये सारी चीज़ें जो पूरा एक प्रोटोकॉल है वो सीआरपीसी का होगा। सेक्शन 8A इसमें इंसर्ट किया गया था जो कि बात करता है अपील का, कि पहले इसमें अपील का राइट नहीं था, अब ये है कि अगर अपील किसी ने करनी है तो वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट तो वो जाएगा हाई कोर्ट में, क्योंकि ये सेशन कोर्ट के पास लगा था। सो सेशन कोर्ट अगर इस पे कॉग्निसेंस लेता है, इस ट्रायल को सुनता है, तो ये अपील पे हाई कोर्ट जाएगा, और 30 डेज का अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर ये ट्रायल जो है आपका अपील जो है उसमें उसकी टाइमलाइंस दी गई हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, इसके अंदर हमने इस सेक्शन 3 सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्शन 7 सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा। सेक्शन 3 ने बताया कि इलीगल डिस्पोजेशन होता क्या है, और जिसमें ऑक्यूपाइड डिस्पोजेस लैंड कंट्रोल और ऑक्यूपाई वो करता है, किसी ओनर से और ऑक्यूपायर से कोई लैंड लेता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लेता है, लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो जो है इलीगल डिस्पोजेशन में आ जाता है। उसके बाद इसकी रेमेडीज़ क्या थी, हमने स्पेसिफिक रिलीफ की पढ़ी, हमने इसमें इलीगल डिस्पोजेशन की पढ़ी, उसके बाद हमने इसमें पढ़ा कि इसकी इविक्शन वगैरह जो है उसमें कि इंटरिम रिलीफ पे अगर टेम्परेरी कोर्ट फाइंड्स आउट कि ये प्राइमा फेशिया कोई पोजेसर कहता है कि ये मेरी, मैं लॉफुल पोजेसर हूँ, तो कोर्ट उसको पोजेशन दे देगा। उसके बाद इसमें प्रोसीजर्स क्या होते हैं कि आप पुलिस फोर्स यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते थोड़ी बहुत, अगर तो प्रॉपर्टी इलीगल डिस्पोजेसर नहीं दे रहा कोर्ट के बावजूद कहने के, तो फिर आप उसके अंदर पुलिस के पास राइट है कि कैन यूज रीजनेबल फोर्स, एंड देन देर अगर इफ दिस होल कंप्लेन इज फॉल्स देन आपकी 5 लाख रुपीज़ जुर्माना होगा। और सेक्शन 8A टॉक्स अबाउट अपील, कि अपील जो है हाई कोर्ट में जाएगी और उसमें टोटल टाइमलाइन 30 डेज होंगे। ऑल्सो जो टोटल ट्रायल होता है इसमें एडजर्नमेंट नहीं होती, मैक्सिमम एडजर्नमेंट 7 डेज होती है, और इसके अंदर आपने जो है कोई 60 डेज टोटल टाइमलाइन होता है, 60 डेज के अंदर आपने ट्रायल कंप्लीट नहीं किया सेशन जज ने, तो उसने हाई कोर्ट के पास जाके इन्फॉर्म करना होगा कि व्हाई देयर वाज अ डिले। सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय शो।